ओके live? Perfect. Hi everyone, a very good afternoon. This is Dr. Priyanka. Welcome to today's class. Yes. Hi Monica, Manojit, Garima, Surya, Nidhi, Aarti, Swati, Vijay. How have you been? Hi Priyanka. How have you been everybody? कल एग्ज़ाम है, हाँ, और मैंने कहा चलो फाइनल मैराथन जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि जो एवरेज स्कोर है, एज आई एम टेलिंग यू, तीनों मैराथन्स का जो एवरेज स्कोर है वो आने वाला है आपका. Yes. Very good. Hi Jhuma, hi Pooja, Rachna, hi everyone. Let everyone know that we have started because आज students always remember. अच्छा, एक और चीज़, कल आपका पेपर है, हम लोग जो है 2 बजे एनालिसिस करेंगे, ठीक है? 2 PM tomorrow हम एनालिसिस करेंगे डिटेल्ड. तो कल आपको अपना एग्जाम देने के बाद एनालिसिस के लिए डू ज्वाइन मी. ऑलराइट, सो या सो अगेन सार्थक बैच जो है आप ज्वाइन कर लो अगर आपने नहीं किया है. इसकी क्लासेस अभी कुछ और हम एक्सटेंड कर रहे हैं. दिस इज द वे हाउ यू हैव टू डू इट. एंड स्टूडेंट्स, आज की क्लास में लेट मी टेल यू कि ऑब्वियसली आपका मैं मेगा मैराथन तो करवा रही हूँ, डेफिनेट सी बात है. बाउंसर क्वेश्चंस नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे. मैं एग्जैक्टली आपको वो 100 क्वेश्चंस प्रेजेंट करना चाहती हूँ जो कि आप कल फेस करोगे, और मैं मोड भी बिल्कुल वही रखूंगी, दैट इज मिनिमल स्पीकिंग फ्रॉम माई साइड. स्पेशली इस लेवल पे तो देखो अभी हम लोग फिट एंड फाइन है टू गिव द एग्जाम. सो राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ सही आंसर की एक्सप्लेनेशन होगी. हम कोशिश करेंगे कि 440 पे, क्योंकि आपको पता है मैं टाइम मैनेजमेंट का बहुत मैं फोकस करती हूँ, तो मेरा यहाँ पे लक्ष्य ये रहेगा कि हम कोशिश करें. देखो वैसे तो हम लोग 3 to 5 PM तक कर सकते हैं, पर मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि हम 440 PM तक अपना टारगेट बनाएं कि इसको कर ले. दूसरा, आपने मेरे शॉर्ट्स भी देखा होगा, अभी मैंने क्लियरली एक चीज़ बोली है कि नई शिक्षा नीति के ऊपर पेपर 1 में और पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन आएगा, ठीक है? पेपर 1 के अंदर भी NEP 2020 पे क्वेश्चन आएगा, आया है अभी आज वाले पेपर में भी, कल में भी देख लो, और हमारे एजुकेशन में भी मिनिमम 2 से 4 क्वेश्चंस आएंगे, मैंने शॉर्ट्स में बोला है. तो आज के जो शुरू के 1 से 10 क्वेश्चंस होंगे, आप देख सकते हो कि कितने ध्यान से क्यूरेट करती हूँ मैं आपकी मैराथन सेशन. 1 to 10 क्वेश्चंस जो शुरू के हैं वो नई शिक्षा नीति के होंगे, बाकी सारे के सारे आपकी 10 की 10 यूनिट्स के होंगे, ठीक है? गिव मी अ वेरी क्विक थम्स अप. सो दिस इज हाउ आई हैव फ्रेम्ड द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम NEP 2020. डेफिनेट सी सब्जेक्ट है, पेपर 1 पेपर 2 में पूछा ही पूछा जाएगा. सो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? चलो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. मैं AC को थोड़ा सा करती हूँ कम. All right. Yes. So let's start with question number 1. टाइम देख लीजिए आप, अभी 3 हुए हैं, तो हमारा समय शुरू होता है अब. ये रहा आपका पहला क्वेश्चन. In the context of assessment, what kind of report card for students has been proposed by National Education Policy 2020? In the context of assessment, what kind of report card has been proposed by NEP 2020? यहाँ पे पावर टेस्टिंग होगी. जो भी बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, आज कोई एक बाउंसर क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ 100 के 100 क्वेश्चन होंगे, एग्जैक्टली जैसे आप कल करोगे. तो बिल्कुल सही 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड की बात नई शिक्षा नीति के अंदर की गई है, जिसके अंदर स्पेशल फोकस फॉर्मेटिव समेटिव पे होगा, और ओवरऑल हर करिकुलर एस्पेक्ट से, करिकुलर और को करिकुलर. नाउ NEP 2020 recommends the study of foreign languages as an additional option at secondary stage, an option under 3 language formula, language during primary stage, or NEP does not recommend the study of foreign languages. तो सही आंसर क्या होगा? The moment I get one right answer, I will move quickly, okay? Question number 2, everybody.
So shout out goes to Vandana, Rohila and Saima and Arpita Sudarshini for answering absolutely correct. बिल्कुल सेकेंडरी स्टेज के ऊपर फॉरेन लैंग्वेजेस की बात की गई है स्टूडेंट्स. मल्टीलिंगुअलिज्म, आई एम कीपिंग माय एक्सप्लेनेशन टू द मिनिमम. मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीडिसिप्लिनरिज्म, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्लूसिविटी टिल स्कूल एजुकेशन. और 3 ये जो आपको फॉरेन लैंग्वेजेस हैं ये ऑफर होंगी कौन सी? सेकेंडरी स्टेज से ऑप्शनल. NEP 2020 में ये मेंशन है. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिकल अंडर HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर इनमें से कौन सा वर्टिकल नहीं है? attempt the paper very very seriously students. So बिल्कुल सही. पहला अमित ने चेतना अमित ने सही आंसर दिया है, MS ने भी. नेशनल एजुकेशन काउंसिल. स्टूडेंट्स मार्क माय वर्ड, इसकी सीक्वेंस याद रखिएगा. सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. सीक्वेंस ऑफ वर्टिकल्स. HECI जिसको कहा जा रहा है AICTE और UGC को रिप्लेस करेगी अम्ब्रेला बॉडी. इसके अंदर पहला जो वर्टिकल है वो है NHERC फॉलोड बाय NAC. ये फर्स्ट वर्टिकल है, इसका सीक्वेंस याद रखना है. ये सेकंड है, ये थर्ड है. और नेशनल एजुकेशन काउंसिल नहीं होगा, क्या होगा? जनरल एजुकेशन काउंसिल. ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. विद रेफरेंस टू NEP 2020 कंसिडर द स्टेटमेंट्स. पढ़िए इनको और बताइए कि इनमें से कौन सा कोड सही है. पहला कह रहा है ABC to be established to facilitate transfer of credits. Second statement is saying the National Research Foundation will be created as an apex body for fostering strong research culture and building research capacity across higher education. Number 3 is Higher Education Commission of India will be set up as a single overarching umbrella body for the higher education, entire higher education. I think I have explained about this question many a time in the class, many a time, giving you the example of UPSC exam also and the UGC exam also. So you're seeing all of the above. So anyone who wants to say something different for question number 4? All right, wonderful. So Arpita is the only person who gets a shout out from me. Arpita is the only person who gets a shout out from me because she is the only one who has said the right thing. Arpita, I am very proud of you. At this point of time, you exactly remember what I told you. What is it written here? For the entire higher education. My dear, HECI will be, they say, in place of AICT in UGC. इसके अंदर माइनस मेडिकल एजुकेशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं होगा. क्या ये नहीं आते हैं? क्या मेडिकल एजुकेशन और लॉ की एजुकेशन जो है क्या वो हायर एजुकेशन में नहीं आती है? तो आप किस बेसिस के ऊपर बोल दोगे कि सिंगल ओवरआर्किंग रहेगी हायर एजुकेशन की, लेकिन यहां पे वर्ड डाल दिया है इंटायर. तो अगर आप नई शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट खोल के पढ़ते हैं उसके अंदर भी लिखा हुआ है ये क्लियरली कि सिवाय लॉ के और मेडिकल एजुकेशन के आंसर होगा 1 and 2 ओनली. ठीक है, ये इंटायर नहीं है. Let's come to this question now. NEP 2020 aims to increase the gross enrollment ratio in higher education to dash by 2035. 2035. See, I told you, and I have done this question multiple times. Out of so many, students of you, only Arpita was the only child who could, answer it correctly. All right, so this question was asked, I guess, in March. Yes, in March 2023, and you guys are saying 50%, which is absolutely correct. Higher education के अंदर 2035 तक 50% GER की बात की जा रही है और स्कूल एजुकेशन में 100% GER की बात की जा रही है 2030 के स्कूल एजुकेशन. चलिए, Which among the following statement is correct regarding NEP 2020? Statement A कह रही है, since independence, NEP 2020 is the 4th major revamp of framework of education in India. NEP 2020 aims to increase the public investment to reach 5% of GDP in education. NEP 2020 aims to set up National Institute for Pali, Persian, Sanskrit, and none of the above.
Come on everyone, question number 6. And I am very proud of Chetna, who is the first person to give the right answer. Absolutely, इनमें से कोई भी statement सही नहीं है. शुभम, you also very good. कोई भी statement सही नहीं है. फोर्थ मेजर रिवैम्प नहीं है, थर्ड मेजर रिवैम्प है. एनईपी पब्लिक इन्वेस्टमेंट का 5% नहीं बल्कि 6% जीडीपी डालेगी. हाँ, मल्टीलिंगुअलिज्म के ऊपर बात की गई है, लेकिन एक नेशनल इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, ये बात गलत है. इनके ऊपर फोकस जरूर किया जाएगा, इन लैंग्वेजेस के ऊपर, स्पेशली संस्कृत के ऊपर, लेकिन एज सच एनआईपी फॉर पाली की बात नहीं की गई है, पर्शियन. तो इसमें से सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी. वेरी क्विकली कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू परख. ओके, 3 स्टेटमेंट है. देखिए, इंडिया का झंडा बना दिया आज मैंने, भारत का झंडा बनाया है ना. पहला स्टेटमेंट है एनईपी 2020 envisages the establishment of National Measurement Center Parak. Parak will act as a standard setting body to achieve the objectives of establishing norms, benchmarks and recommendations for student assessment and evaluation to promote enhanced learning. Parak would also facilitate the sharing of best practices across educational institutions and guarantee that academic expectations are consistent across all school boards. So, coming to question number 7, everyone. What could be the right answer? Everyone is going with option number D. Option number D, everybody. All right. So, बिल्कुल सही. ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स परख को लेके जो है वो बिल्कुल सही है. ठीक है. Without wasting any time. By which year? ये मैंने अभी कराया आपको. स्कूल एजुकेशन में 100% GR कब तक अचीव करेंगी? स्कूल एजुकेशन में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कब तक अचीव किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8, एवरीवन. The moment I get the first few answers, I will go ahead. Yes. So 2030 बिल्कुल सही. 2030 तक 100% GR अचीव किए जाने की बात है. Which of the following is the national repository for high quality resources on foundational literacy and numeracy? इनमें से कौन सा नेशनल रिपोजिटरी है फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी? दीक्षा, NIOS, NROER या फिर NPST? Question number 9, everyone, very quickly. Okay, so Shadma gets a shout out from me and Arpita and MS. Absolutely. Nidhi, Deepa, where are you? Samresh, absolutely. It is Diksha. It is Diksha. It's talking about foundational literacy and numeracy. It is digital infrastructure for knowledge sharing. Please, you should do this, students. After I end the class, you know, मैं power testing कर रही हूँ इस time पे, इसलिए minimal explanations हैं. Once I finish the class, download the PDF from the app and ensure कि जो भी गलत किया है उसको सही कर लेना. ठीक है, self study करना है ना आज. As per NEP 2020, professional standard setting bodies will be the members of the following. जो national professional standard setting body होगी, उसके जो members हैं, वो कहाँ से होंगे? कहां से होंगे वो? क्वेश्चन नंबर 10. Ubeda, very good. Vandana, very good, very lovely. Yes, absolutely, it is General Education Council. General Education Council के members होंगे वो सभी जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग के अंदर जो बॉडी होगी उसके अंदर जो डिसीजंस लिए जाएंगे, बेंचमार्क्स क्रिएट किए जाएंगे, वो मेंबर सब GC के होंगे. तो ये थे हमारे 1 to 10 क्वेश्चंस जो कि सिर्फ और सिर्फ NEP 2020 के थे और कल पूछे जाएंगे NEP 2020 में से क्वेश्चन, पेपर 1, पेपर 2. अभी हम आ जाते हैं बाकी की यूनिट्स पे. यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 के बाकी क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, चलिए. Who has proposed that organization shall eliminate the need of quality control after the process? किसने ये सुझाव दिया है कि संगठन प्रक्रिया के उपरांत गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 11, एवरीबॉडी. Okay, very good, Zainab. Very good, yes. All right.
सो शेवाट बोल रहे हैं, चेतना एंड ओके okay, so all of you are saying D, B. Exactly, it is Pokayoke. It is Pokayoke. Pokayoke क्या होता है? Mistake proofing. Mistake proofing. एक बारी मिस्टेक प्रूफिंग हो गई, इट मीन्स क्वालिटी चेक हो गया. ठीक है, तो यहां पे पोकायोके का जो कॉन्सेप्ट है, आप यहां पे लोगों के नाम बता रहे हो. दीज आर द नेम्स, ये नेम्स हैं. आप नाम नहीं, आपको कॉन्सेप्ट के पास जाना है. ठीक है, इसको नहीं, हु हैज में आप इसको पर्सन के साथ लिंक मत करना. ठीक है जी. Which of the following statement represents the rationale underlying span of control? Span of control जो होता है उसका मीनिंग क्या है? One can work effectively for a period of time. One can work with a small number of people. One can make a small group of people to work effectively. One can control large group of workers. Question number 12. So absolutely correct, चेतना, MS and शादमा. एक स्मॉल ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर काम है उसको अच्छे से, ये मतलब होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल का, कि एक आपका ग्रुप जिसके ऊपर आप एक पर्टिकुलर कोई भी लेते हो काम करने का, यू कैन से व्हाट एवर एजेंडा यू हैव, और उस एजेंडा को फुलफिल करने के लिए आपके पास एक टीम होती है, ग्रुप ऑफ पीपल, ताकि वो एजेंडा या जो आपका तो भी टारगेट है उसको अच्छे से अचीव किया जाए. दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल. द मेन लिमिटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट इज, जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है उसकी सबसे बड़ी जो वीकनेस है वो क्या है? वर्क एफिशिएंसी गेट्स क्वेश्चनड, वर्क प्रोसीजर गेट्स थॉटेड, वर्कर्स हैव नो चॉइस इन वर्क प्रोसीजर, ऑब्जर्विंग रूल्स and regulations without emphasizing work procedures. So remember, my dear students, it's written the main limitations. So it is saying that these are the limitations. Chetna answered this very correctly. It is talking about these are the limitations, but you have to select the biggest one, my dear, the biggest one out of them. Exactly, Garima, shout out goes to you. Absolutely. Okay, so again I think we have some DB के अंदर every damn thing, right? Students, work efficiency, ठीक है? वर्कर्स, ऑब्जर्विंग कौन करता है? ये लोग करते हैं. तो ओवरऑल होता क्या है? आपका जो वर्क है, कार्य प्रक्रिया में अड़चनें पैदा होती हैं. क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि आपकी वर्क एफिशिएंसी अच्छे से नहीं होती. आपको हायरार्की मेंटेन करनी पड़ती है. वर्कर्स के पास कोई चॉइस नहीं आती, जो ऑर्डर आता है उनको पालन करना पड़ता है, और आपको सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, और उस चक्कर में आपका टाइम भी वेस्ट होता है, एफिशिएंसी भी आप सही से नहीं कर पाते हो. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. वर्क, ओवरऑल वर्क जो है वो थॉट हो जाता है. ठीक है, वो सभी वर्क से रिलेटेड है. एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या होता है? एक पर्टिकुलर कार्य, टारगेट, उसको पूरा करना. जब वो टारगेट नहीं पूरा हो रहा, उसके डिफरेंट रीजंस हैं. तो इन्होंने ऑलरेडी आपको लिमिटेशंस दिए थे, बिगेस्ट लिमिटेशन चूज करना था. Which among the following is best suited for assessment of social skills? Social skills को चेक करने के लिए इनमें से कौन से बेस्ट है? Question number 14. So Vandana is saying rubrics. Yes, shout out goes to you, Vandana. Absolutely. Rubrics, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? स्कोरिंग गाइड. स्कोरिंग गाइड, जब भी आपका सब्जेक्टिव बिहेवियर होगा तो हमेशा आपको स्कोरिंग गाइड मदद करेगी. रूब्रिक्स. During the course of teaching, a teacher very often uses probing questions to clarify students' ideas and concepts. This may be linked with which of the following assessment procedures? विद्यार्थियों के विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिक्षक खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है. इसको आकलन की किस पद्धति से जोड़ा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 15 एवरीवन. वेरी गुड अमित, शाउट आउट गोज टू यू एंड प्रतिमा. एब्सोल्युटली, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, यानी कि इंप्रूवमेंट ला रहे हैं. तो अगर वो इंप्रूवमेंट ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर फीडबैक देते हो, और आपका पर्पस क्या होता है?
क्या लाना, इंप्रूवमेंट लाना। चलिए, ऑटोमेटेड अनकॉन्शियस mastery of activities and related skills at strategic level with reference to the classification of objectives given by Dave in his psychomotor domain। उसमें से क्या है ये जो है, जो आपका डेव का पिरामिड है, डेव के पिरामिड में कौन सा पॉइंट जो है वो इससे रिलेट करता है, जो डेव ने पिरामिड दिया था। कौन सा पॉइंट आप रीच करते हो जब ऑटोमेटेड अनकॉन्शियस मास्टरी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर शाउट आउट जाता है हाशमी को, सूर्या को, समरेश को। बिल्कुल नेचुरलाइजेशन, इसके लिए मैंने आपके लिए, जिनको नहीं पता है वो देख सकते हैं। सबसे पहले बेस में इमिटेशन आएगा, देन इज मैनिपुलेशन, थर्ड इज प्रिसिशन, देन इज आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। जिनको नहीं पता वो क्लास के बाद इसको पढ़ लेना। Which of the following developed the concept of behavior shaping through the use of principle of successive approximation? निम्नलिखित में से किसने पौव्यपर्य सन्निकटन सिद्धांत के माध्यम से व्यवहार रचना की अवधारणा को विकसित किया था? किसने किया था विकसित? क्वेश्चन नंबर 17 एवरीवन। वेरी गुड सूर्या, वेरी गुड, एब्सोल्युटली very right, absolutely Skinner, absolutely correct, Skinner। Which of the following schemes have been subsumed in समग्र शिक्षा? 2018-19 के अंदर समग्र शिक्षा अभियान का लॉन्च हुआ था। इनमें से कौन सी चीजें उसके अंदर आएंगी? हमें इसको फटाफट फिनिश करना है इस टेस्ट को पावर टेस्टिंग के साथ, जल्दी। सी कौन कह रहा है भाई, पढ़ तो लो, अच्छे से पढ़ाई। या हु इज सेइंग दिस? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18 उबैदा, वेरी गुड। ये कौन है सी वाला? अरे रूसा को क्यों ला रहे हो भाई तुम इसके अंदर? ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, ये एलिमेंट्री एजुकेशन और ये टीचर एजुकेशन। Which theory of Habermas is a useful way to explore knowledge and its impact on student engagement? हैबरमैस का कौन सा सिद्धांत ज्ञान और छात्र संलिप्तता और उसके प्रभाव का पता लगाने का उपयोगी तरीका है? क्वेश्चन नंबर 19 एवरीबॉडी, इट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको हैबरमैस की दोनों थ्योरीज करवाई हुई है। चेतना ने बिल्कुल सही से आंसर दिया, नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी। यहां पे क्लियरली नॉलेज की बात की गई है और स्टूडेंट इंगेजमेंट की बात की गई है। इसके साथ हैबरमैस की नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी आएगी। क्रिटिकल थ्योरी पोलो फ्रायर के साथ जाती है, सोशल थ्योरी नॉट रिलेटेड टू इट। ये भी हैबरमैस की थ्योरी है, लेकिन ये कौन सी रिलेटेड होती है? आपकी कम्युनिकेशन रिलेटेड होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What are the three concepts of knowledge as proposed by Deng and Luke? Deng and Luke के प्रपोज किए हुए Schulman is pedagogical content knowledge, Deng and Luke is question number 20 everyone. Question number 20 everybody. No. Who is saying disciplinary? नहीं, ये आएगा disciplinary, practical, experiential. All right, okay. ये डेंग एंड ल्यूक का है। हैबरमैस का याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। TPE यहां वाला टेक्निकल या फिर जिसको वर्क नॉलेज भी कहते हैं, लेकिन इसका जो ई है वो कौन सा होगा? वो होगा इमेंसिपेटरी, हैबरमैस का। ये तीनों के तीनों मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इनमें से बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इनमें से डेंग एंड ल्यूक, शूलमैन और हैबरमैस से एक पूछा जाने के 99.99% चांसेस है, क्योंकि ये मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन में आते हैं। Which of the following institution is directly responsible for professional growth of school teachers in India? For school teachers in India. All right, yes, NCRT, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर स्कूल टीचर्स, वेरी गुड।
Which method of qualitative research focuses on language and meanings that are given to text for the purpose of creating and shaping knowledge and behavior? इनमें से कौन सा मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो लैंग्वेजेस, जो टेक्स्ट लिखे होते हैं ना, उसमें से मीनिंग डिराइव करता है? डिस्कोर्स एनालिसिस, नैरेटिव, ग्राउंडेड थ्योरी, ट्रेंड एनालिसिस. क्वेश्चन नंबर 22 everybody. Question number 22, my dear students. Good going everyone. Discourse analysis. Naz, shout out goes to you. Are you appearing for the exam tomorrow? So Naz is already a JRF qualified student of ours. So discourse analysis, ठीक है? तो आपको पता है इसका जो कीवर्ड वो क्या है? लाइफ स्टोरीज. और इसका क्या है? एक नई थ्योरी की खोज करना. स्पेशली कंपैरिजन, कांस्टेंट कंपैरिजन. द 3 C's एसोसिएटेड विद ग्राउंडेड थ्योरी आर वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल जो है मोटिवेशन के अंदर, वो किसने डिस्कवर किया था? किसने किया था डिस्कवर? फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल. कम ऑन एवरीवन. तो यहां पे जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल्डरफर. बिल्कुल सही. फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल क्या होता है कि जो इंसान है उसकी एक्सपेक्टेशन लाइफ से बहुत हाई है, कोई रोल है वो अचीव नहीं करता, तो उससे तंग आके वो उससे उसी लाइन के अंदर उससे लोअर करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो एस्पिरेंट्स करके सीरीज है, जरूर देखिएगा. देखिए आपकी मैम हूं लेकिन पहले ही बता रही हूं कि कल जब पेपर हो जाएगा, एनालिसिस खत्म हो जाएगा, तो ये जरूर देखिएगा. इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन का आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा. ये सीरीज है, प्राइम पे है ना, शायद जिन्होंने देखी है उनको पता होगा. या नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है या प्राइम पे अवेलेबल है ना. जैसे हमारे अलग सर की है, पता नहीं प्राइम पे है या नेटफ्लिक्स पे, मुझे पता नहीं. जैसे हमारे अलग सर की अमेजॉन प्राइम पे अवेलेबल है, उसी प्रकार से ये जरूर देखना. इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल का बेस्ट उदाहरण है. देखा है किसी ने? A teacher finds that the distribution of scores for a self-made test is positively skewed. तो वो क्या infer करेगी about the difficulty level of the test? उसको पता लगता है कि positively skewed है, तो वो क्या बोलेगी? टेस्ट डिफिकल्ट है या इजी है? नेटफ्लिक्स पे. ओके फाइन, वेरी गुड. वेरी. तुम पढ़ाई कर रहे थे कि तुम नेटफ्लिक्स देख रहे थे? हाँ, ये देखिए मैंने सजेशन किया, इन्होंने पहले टेस्ट डिफिकल्ट था, बच्चों के नंबर जो है वो मीन से कम आए ज्यादा बच्चों के. चलिए, एक यूनिवर्सिटी टीचर है. अ यूनिवर्सिटी टीचर हैज कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री. द डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स. ठीक है, मीन कितना आया है? 50. स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया है? 10. ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 100. वो क्या बोल रहा है? आप मान के चलिए कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट करिए उस इंसान का जिसका कि रॉ स्कोर है 60. जिसका रॉ स्कोर 60 है उसका परसेंटाइल रैंक कैलकुलेट करिए. फटाफट बताइए क्या आंसर आएगा आपका. क्वेश्चन नंबर 25 आप करिए, मैं इसकी तैयारी करती हूं. बताइए. ऑल राइट, लेट अस डू. पहले निकालना पड़ेगा जेड स्कोर, यानी कि 60 माइनस 50 ओवर 10, यानी कि निकल के आ गया 1Z. 1Z आया तो यहां पे आता है 1Z. ठीक है, ये पता है, इस टाइम पे ऐसे ही करवाऊंगी मैं जल्दी जल्दी. ठीक है, 50 और ये वाला एरिया कितना होगा? 34.13%. तो परसेंटाइल रैंक क्या होता है? पीछे का एरिया, यानी कि 81 सेकेंड. ये क्या हो गया भाई? चलो कोई नहीं, तो आपका कितना एरिया आ जाएगा? 84.13%. 1 सेकेंड. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. The observation what the curriculum, 1 second, हाँ, the observation what the curriculum neglects is as important as what it advocates for is related to what types of curriculum? Is related to what types of curriculum? Question number 26.
बिल्कुल सही सूर्या, एब्सोल्युटली देवदत्ता, वेरी गुड, यस इट इज नल करिकुलम। नल करिकुलम के अंदर निग्लेक्ट, एक टीचर जो होती है वो डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली कंटेंट जो है वो यूज नहीं करती या उसमें से उसको यूज करने से रिफ्रेन कर देती है। Which of the following approach to curriculum objective provides scope for meeting the self-actualization needs? Behavioral, rational approach, intellectual, academic approach, system managerial, humanistic, aesthetic approach. Come on everybody. Yes, question number 27. I will be मुझे थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी होगी क्योंकि आपका पता है कि आप लोग अलग अलग एरिया के हो, इंटरनेट कनेक्शन वीक होता है ना, तो अपना ना अगर आप क्वेश्चन का सीरियल नंबर लिख देंगे और फिर आंसर लिखेंगे तो मेरे लिए आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, ठीक है? ऐसे करा करिए, बिल्कुल सही। ह्यूमनिस्टिक और एस्थेटिक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसकी बात करोगे आप? मैस्लो की, साथ में रॉजर्स ने भी खूब काम किया था इसके ऊपर। कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिंजेंसी मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन किसने डेवलप किया था? क्वेश्चन नंबर 28 एवरीवन, वी नीड टू गियर अप, कम ऑन क्विक। कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिंजेंसी, बिल्कुल एब्सोल्युटली शाउट आउट जाएगा वंदना को, बिल्कुल सही। चेतना आपको भी, रॉबर्ट स्टेक्स, ठीक है? चलो ये तो देखो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाते। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ करिकुलम डिजाइन फोकसेस ऑन इंटररिलेटेडनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम? स्कोप, सीक्वेंस, आर्टिकुलेशन या फिर कॉन्टिन्यूटी? Question number 29 everyone. Very good Surya, Vandana, very good Samrej, absolutely. सो एक पोर्शन है जो आर्टिकुलेशन और कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लूइडिटी की बात नहीं की गई। इंटर रिलेटेडनेस यानी कि एक्सपर्ट जिसको कहते हैं कि आर्टिकुलेशन, इंटर रिलेटेडनेस, आर्टिकुलेशन जिसको कहते हैं कि आप कह लो कि एक्सेलेंस का जो डोमेन होता है कि एकदम फ्लूइडिटी के साथ सब मेंटेन हो गया है, ठीक है? तो आर्टिकुलेशन बच्चे, इंटर रिलेटेडनेस की बात की गई है, कॉन्टिन्यूटी की बात इसमें नहीं की गई है, ध्यान रखिएगा। एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम इज स्ट्रेस्ड इन विच टाइप ऑफ काउंसलिंग? एक होती है एक्सपर्टीज, राइट? एक होती है जब चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो जाती हैं, और एक होती है बिल्कुल जब चीजें सीमलेस हो जाती हैं, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हो जाना, परफेक्ट नेचुरल फील, ठीक है? तो उसको आप क्या बोलते हो? आर्टिकुलेशन, परफेक्ट आर्टिकुलेशन बना लेना। तो बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन जो भी बच्चे जिन्होंने भी आंसर दिया है पर्सन सेंटर्ड ह्यूमनिस्टिक, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे एम्पैथी की बात की गई है, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम, दैट इज पर्सन सेंटर्ड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, डोमिनेटेड काउंसलिंग, ठीक है? किसने दिया था पता होना चाहिए। अ स्टूडेंट हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, शी वांट्स हेल्प इन मेकिंग द चॉइस ऑफ स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। मैं आपको कीवर्ड्स देखिए पहले ही बता रही हूं, वहां पे आपके एग्जाम में मैं नहीं होंगी आपके पास, फिर भी मैं आपकी हेल्प कर रही हूं यहां पे। द टीम ऑफ गाइडेंस, द टाइप ऑफ गाइडेंस टू बी पुट इन प्लेस फॉर सच अ केस विल बी, कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 31। Absolutely correct, Amit. Very good, very good. Yes, educational guidance. He's talking about choosing a stream of education. So, educational guidance. Who among the following behaviorist theories of learning advocated the role of cognitive and molar concepts? Factual questions. 10 सेकेंड का क्वेश्चन किसने दिया था? Molar concept. Question number 32, everybody. Very good, Chetna. Shout out goes to you. Very lovely. Yes, absolutely. It will be Tolman. Tolman नहीं दिया था? चलिए. The technique in respect of human learning context advocated by Carl Rogers were given the caption what?
तो जो ह्यूमन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट था कार्ल रॉजर्स का, उसका क्या कैप्शन था? क्या कैप्शन था? क्वेश्चन नंबर 33 नाउ, क्वेश्चन नंबर 33 एवरीबॉडी. So Vishali, okay, you are on question 32. So Surya has given the right answer. Absolutely, Hashmi. Yes, Ubeda, very good. It is self-initiated learning. Self-initiated learning, human learning concept. Developing brand. Please इसको ध्यान से करिएगा, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है ये, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है. Developing brand and enhancing marketing is emphasized by theory of system analysis, signal theory, rational choice, human capital theory. Come on everyone, question number 34. Theory of rational choice is that? Very good MS, Anand, it has to be signal theory. Smita, very good. Good going everybody. Yes, it is. It is signaling. आपको मैंने बताया नहीं, IIM से करके आया कोई, Ivy League से करके आया, without even knowing them, you're ready to pay them high package. You assume that पता नहीं क्या big shots है वो, है ना? So this is developing brand and enhancing marketing. जैसे आजकल खूब मार्केटिंग होती है चीजों की, है ना? For sale purpose, value हो या ना हो, तो वो क्या है? Signaling theory. Signal. अरे yeah. The essential component of a budget are, the essential component of a budget are, yes, 35, absolutely. Income and expenditure. Income and expenditure are the most important part of a budget. The right to free and compulsory education at primary education level is ensured by the Constitution of India through Article 45, Article 21B 2002, Article 21A 2009 or Article 21A 2002. Your answer has to be question number 36. I'll be very upset if you answer this wrongly, which you guys are answering wrong. I don't know why. Yes, Deep Shudha, absolutely. अरे भाई ध्यान से पढ़ो, क्या हो गया है? क्या हो गया तुम लोग को? हाँ, ऐसे तो मत करो, ये तो सरल है बच्चे. आर्टिकल 21A 2002 हमारा बेस है, ये बेस को ऐसे गलत नहीं करना है. ये बस ये मिलते जुलते आपको दिया और आप घबरा गए. Establishment of diet was a result of one of the recommendation of what? डाइट की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो इनमें से किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी? क्वेश्चन नंबर 37. यस, very good Vandana, very good Vandana and Ubeda, very good Hashmi. National Policy of Education 1986 के कहने पे जवाहर नवोदय विद्यालय, डायट्स, SCRTs, NCT को स्टैट्यूटरी स्टेटस ये सब दिया गया था. रिकमेंडेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग, ये कौन सी कमेटी ने दिया था? द रिकमेंडेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स. वेरी गुड चेतना, ईयर भी बता दो फटाफट. कौन सी वाली यशपाल कमेटी स्कूल एजुकेशन में कौन से साल में आई थी? सही है, कौन से साल में आई थी? दो यशपाल कमेटीज थी, एक हायर एजुकेशन में आई थी, रेनोवेशन ऑफ हायर एजुकेशन, और एक आई थी स्कूल एजुकेशन. साल कौन सा है? वेरी गुड अमित, वेरी गुड. Who among the following contributed the book titled Savitri, a legend and a symbol? बहुत बारी कराया क्लास में मैंने. Yes, Nikita, very good. Higher education, Vijay Lakshmi, Priyanka, it came in the year 2000. Smita, see, that was 2009 higher education. Don't get confused. That was Yashpal Committee higher education. Okay? Absolutely, the answer has to be Aurobindo.
औरोबिंदो ने ये किताब लिखी थी, सावित्री अ लेजेंड। इन सांख्या फिलोसफी एवोल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी अ टेलियोलॉजिकल प्रोसेस, लीनियर प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस या फिर नोवेल चेंज। नोवेल चेंज। क्वेश्चन नंबर 40। वेरी गुड चेतना, एब्सोल्युटली थियोलॉजिकल प्रोसेस यानी एवोल्यूशन प्रोसेस, एवोल्यूशन, राइट, एवोल्यूशन हो रही है। चलिए, विच स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इंडोर्सेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिंस द यूनिवर्स एग्जिस्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ अस। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो उनको ब्रेक करके समझना है, क्योंकि अगर ये मुझे भी दोगे कि कौन सी किताब से लिया हुआ है तो नहीं आएगा, इसको मुझे ब्रेक करके ही समझना पड़ेगा, ठीक है। Since the universe exists independent of us and is governed by laws over which we have little control, it is necessary to know certain definite things about this universe in order to adopt to it. So question number 41 का आंसर कई लोगों ने आइडियलिज्म दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। प्रजुक्ता is a student of ours, I guess she has given the answer absolutely. सबसे पहले तो अगर आप इसको पढ़ते हो तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे सबसे पहले दिमाग में आया नेचुरलिज्म, नेचर लॉज की बात कर रहा है। थैंकफुली नेचुरलिज्म ऑप्शन के अंदर था ही नहीं। फिर यहां पे क्या बात की, यूनिवर्स की बात की, यहां पे बात की गई सर्टेन डेफिनेट थिंग्स की, और मैटर कीवर्ड किसका है, रियलिज्म का है। थिंग्स एज दे आर, रियलिज्म। ओके, ऑलराइट, चलो जी। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ द सेलिएंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड व्हाट, कोड्स यहां पे है नीचे, और याद रखिए एनसीएफएससी 2023 आ चुका है, एनसीईआरटी ने उसको पब्लिश किया। एनसीएफएफएस आया था 2022 में, कल पूछा जा सकता है। एनसीएफ के हिसाब से कोड्स चूज करिए, कौन से 3 स्टेटमेंट्स इसके अंदर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 एवरीबॉडी। ओके, सिंपल है जी, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इंटरफेसिंग विद मेडिकल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, फोकसिंग ऑन डोमिनेंट कल्चर, बिल्कुल भी नहीं। करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, शिफ्ट करना है रोट मेथड से लाइफ आउटसाइड स्कूल, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ डिसेबिलिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट इन 1995। ये आपके पास 5 चीजें दी गई हैं, ब्लाइंडनेस इन लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस, ऑटिज्म एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। सो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इट इज टॉकिंग अबाउट पर्संस, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात इसमें नहीं की जा रही है। 2000 एनसीएफएफएस आया था बच्चे, एनसीएफएससी तो ये देखिए, गुड आपने पूछा मुझसे, ये क्वेश्चन भी करवाया था मैंने। एनसीएफ स्कूल एजुकेशन 2023 में आया था, ठीक है। किसने दिया, एनसीईआरटी ने दिया। एक बीच में शोर मचा था, क्योंकि मैं टीचर हूं और मैं जानती हूं कि आप लोगों के क्या डाउट्स रहते हैं। 2022 में एनसीईआरटी ने एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज का अलग से, जो मेरी बुक के अंदर भी मैंने डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है, ये अलग था, ये 2022 में आया था। तो एक तरह से ये अब इसके अंदर मर्ज हो गया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, फाउंडेशनल स्टेज की बात की गई है यहां पे। तो कौन सा होगा यहां पे, ब्लाइंडनेस, हियरिंग इंपेयरमेंट एंड मेंटल रिटार्डेशन, सही है। कोई है डाउट इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर कोई डाउट है आपको? ABC आंसर आएगा, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएटिव कॉमन्स, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिएटिव कॉमन्स मैं आपको भी समझा भी दूंगी थोड़ा। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस allows the user to do what? Use educational content, remix the educational content, remember educational content, या फिर redistribute the educational content। ये फटाफट मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि पूछा कोड्स ये बच्चे। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है। चेतना, क्या हो गया है तुमको, क्या हो गया है? सही तो आंसर कर रहे थे तुमको रिमेंबर करने के लिए कौन बोलता है?
मैं कोई मटेरियल डाल के जबरदस्ती बोल सकती हूँ याद करो तुम? हाँ, रिमेंबरिंग क्यों आएगा भाई? रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, रीमिक्स कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो देखिए एबीडी कहां पे आया है? ऑप्शन नंबर सी। ये आराम से इसको पढ़ लेना आज क्लास के बाद, ठीक है? क्रिएटिव कॉमन के ऊपर ये सोर्स है जहां से मैंने पिक्चर ली है। क्रेडिट देना बहुत जरूरी है, इनकी बात कर रहे हो और इसीलिए मुझे पता था, ठीक है? ये आपको पता है ये सिंबल किसका होता है? पब्लिक डोमेन डेडिकेशन, कोई भी यूज कर सकता है। ये जो आदमी बना हुआ है इट इज एट्रीब्यूशन, BY। जो बाकी है वो कॉपी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंड रीमिक्स ऑल्सो द वर्क इफ दे गिव क्रेडिट टू द क्रिएटर। डेरिवेटिव वर्क क्या है? बाकी लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, परफॉर्म वर्बेटिज्म कॉपीज, मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। इक्वल का मतलब ही क्या होता है? एज इट इज, इसके अंदर तुम कोई चेंज नहीं करोगे। शेयर अलाइक का मतलब क्या होता है? आप क्या करोगे? एक कॉमन लाइसेंस के अंडर जो है उनका वर्क शेयर कर सकते हो। नॉन कमर्शियल होता है ये, जैसे ये देखिए साइन दिया हुआ डॉलर का और इसको काट दिया, मतलब कि आप इनके कंटेंट को कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे, ठीक है? एंड दिस इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं इसको टेक्नोलॉजी के अंदर ही काउंट करती हूं। क्यों? क्योंकि डिजिटल इनिशिएटिव्स इंडिया ने बहुत लिए हैं। NEP 2020 आई है ना, तो आपके पेपर 1 में हायर एजुकेशन एज वेल एज एजुकेशन के अंदर जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, जो कि मैं टेक्नोलॉजी के अंदर ही काउंट करूंगी, वो पूछे जा सकते हैं। Which of the following statements exemplify the characteristic of linear program style of instructional technology? कोड्स यहां पे हैं, कोई भी 3 चूज करिए। स्मॉल स्टेप्स, लीनियर प्रोग्राम्ड, ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, डेमोन्स्ट्रेट इमीडिएसी ऑफ फीडबैक। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 45 एवरीवन। perfect Chetna, very good man, absolutely. स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विल बी देयर, फटाफट से रिस्पॉन्ड करना और फीडबैक फटाफट से देना, ये लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आएगा। चलो, implication of constructivist theory for instructional design is reflected through which of the statements given below? जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, वो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट के तहत जो है वो रिफ्लेक्ट करती है? आपके कोड्स यहां पे हैं, फटाफट से पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड बी स्पेसिफिक एंड लर्निंग आउटकम रिलेटेड। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन शुड प्रमोट पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ मीनिंग गिविंग प्रोसेसेस। Instructional design should be specific so that learning outcomes can be measured accurately. They should provide scope for challenging learning context. Instructional designs promote cognitive rather than metacognitive process, which is such a crazy statement, I swear. तो क्वेश्चन बिल्कुल सही सूर्य शुभनम, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या आएगा? इंस्ट्रक्शनल डिजाइन जो है वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ मीनिंग ऑफ प्रोसेसेस और शुड बी स्पेसिफिक सो दैट लर्निंग आउटकम्स मेजर्ड। दे शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर चैलेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। सी ऑप्शन नंबर बी और डी इसके अंदर सही आंसर होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 46 एवरीवन। चलिए, which of the following are the types of mobile application? नेटिव, हाइब्रिड, मोबाइल, वेब, इमिग्रेंट्स। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। वेरी चेतना ने आंसर दे दिया, मैं चेक कर लेती हूँ। या इमिग्रेंट्स यहाँ पे, बाकी सब आ जाएगा, ठीक है? आपका नेटिव, हाइब्रिड, मोबाइल, वेब, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 सेकेंड, ABC। चलिए, which of the following have been identified as performance indicators for assessment and accreditation of institution by NAAC? NAAC के 7 पैरामीटर्स हैं, आपको पता होना चाहिए वो 7 पैरामीटर्स, और उनके पॉइंट्स जो मैं आपको करवा चुकी हूं। इसमें से कुछ 5 दिए हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन सा पैरामीटर्स के अंदर आएगा। करिकुलर, रिसर्च, इनोवेशन, एक्सटेंशन, गवर्नेंस, लीडरशिप, इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 48 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 48। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है किसने? समरेश ने भी, वंदना ने भी, उबेदा ने भी, बिल्कुल सही। यहां पे हम सिर्फ इलेक्शंस को एलिमिनेट करेंगे, है ना? तो ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, ई भी आएगा। ओके, मजा आ रहा है?
For describing teaching as a profession, which of the following statements are most appropriate? Long or short duration of training has effect on making teaching skill repertoire representative. A well-defined performance standard facilitates professional acquisition. Teaching means an activity aimed at influencing others. An organized body of knowledge brings sophistication in a profession. Teaching and learning are like selling and buying transaction. कोड आपके पास ये है, आपको कोई भी 3 स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स चूज करनी है. क्वेश्चन नंबर 49 एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 49. Very good, Juma. Very good. Yes. Chetna, you also. Very good. Yes, it has to be A, B and D. देख लेते हैं. लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पैक्ट होता है. अ वेल डिफाइंड जो प्रोफेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फैसिलिटेट करता है प्रोफेशनल एक्विजिशन को. टीचिंग का मतलब है कि चलो भाई इन्फ्लुएंस करो बाकियों को, ये मीनिंग नहीं होता. इनहांसिंग नॉलेज होता है. ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज ब्रिंग सोफिस्टिकेशन. बिल्कुल सही. पढ़ाना लिखाना सेलिंग एंड बाइंग की तरह नहीं है जैसे आजकल के काफी लोगों ने बना लिया है. टीचिंग एथिक्स के खिलाफ है. तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. Which of the following are presage related criteria for teacher evaluation? कोड्स यहाँ पे. प्रीसेज क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ. ऑप्शन ए कह रहा है टीचर्स पर्सनैलिटी पैटर्न एंड मोटिवेशनल डिस्पोजिशन. टीचर्स मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड फॉलो अप. Extent of learning and motivation ensured by teacher while teaching. Social competence and self-esteem. Management and mentoring technique employed by the teacher. क्वेश्चन नंबर 50. इसके साथ आपका जो मैराथन है वो आधा कंप्लीट होता है. तो कौन है ये? प्रजुक्ता एंड सूर्या ने आंसर दिया है. चेतना ने भी. चेक कर लेते हैं. प्रीसेज क्राइटेरिया क्या होता है? वो जो इंडिपेंडेंट होता है ना, टीचर का इंडिपेंडेंट जो होता है. तो पर्सनालिटी पैटर्न, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक, एक्सटेंट ऑफ लर्निंग, सोशल कॉम्पिटेंस एंड सेल्फ एस्टीम, मैनेजमेंट एंड मेंटरिंग टेक्निक. ये सारा का सारा ये किसके अंदर आ जाएगा? प्रोसेस के अंदर आ जाएगा. तो आपके पास प्रीसेज के अंदर क्या बनेगा? ए और डी. कहां पे है हमारे पास ए और डी? ऑप्शन नंबर ए के अंदर ए और डी आंसर आएगा. ठीक है, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर रिलेटेड टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन सर्विस टीचर एजुकेशन? मैं पहले ही कोड वर्ड्स आपको इनहांस कर रही हूं. फाउंडेशन कोर्स इन टीचर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, कोर्सेज इन पेडागोजी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, इंडक्शन ट्रेनिंग, माइक्रो सिमुलेशन फॉर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट. कोड्स यहां पे हैं, कोई भी 3 चूज करने हैं आपको. इन सर्विस टीचर एजुकेशन की ट्रेनिंग के दौरान इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 51. ओके, सो चेतना, आई थिंक द स्पीड इज गोइंग गुड. स्पीड ठीक है? हाँ, स्पीड सही से जा रहे हैं ना? ओके, प्रजुक्ता एंड ऑल सी. ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, बिल्कुल सही. देखो, फाउंडेशन कोर्स इन टीचर एजुकेशन, ये तो भैया प्री सर्विस का पार्ट होता है, तो काट दो इसको. तो कहीं पे भी जहां पे ए होगा उसको आप काट सकते हो. ठीक है. स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बिल्कुल होते हैं, आपको फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए जो है वो भेजा जाता है. ठीक है. कोर्सेज ऑन पेडागोजी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, भैया पेडागोजी आप पढ़ते हो प्री सर्विस के दौरान. इंडक्शन ट्रेनिंग, आपकी कहीं पे नियुक्ति हुई, आपकी जॉब लगी, वहां पे आपको कुछ टाइम के लिए ओरिएंट किया जाता है, इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है. और सिमुलेशन यानी कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट के लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो करते हो. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी यानी कि रैंडम सैम्पलिंग बेस्ड है. क्लस्टर, कोटा, सिस्टमैटिक, डायमेंशनल, स्ट्रैटिफाइड. कोई भी 3 चूज करने आपको, कोई भी 3 चूज करेंगे आप. आपका आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी कह रहे हो आप. तो क्लस्टर होगा, ये नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, सिस्टमैटिक होता है, डायमेंशनल नहीं होगा. तो देखिए ए, सी और ई कहां पे है? जहां पे ए, सी और ई होंगे वहां पे आपका आंसर सही आ गया. तो चलिए, आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो those which are related to a good hypothesis in a research. एक अच्छी रिसर्च की हाइपोथेसिस, इसमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन,
Plausibility of explanation, highly difficult to verify the postulated relations, not related to an existing theory, या फिर relationship formulated among variables having conceptual clarity. Question number 53, everybody. Yes. Watching your answers. Very good, Ubeda, Amit. Absolutely. है ना, एक सिंपल जो हाइपोथेसिस है वो सिंपल होनी चाहिए, प्लॉजिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वो कोई थ्योरी नहीं है, हाईली डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए. एक मिनट, विच आर रिलेटेड टू गुड हाइपोथेसिस, प्लॉजिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, 1 सेकेंड, ये आ जाएगा प्लॉजिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन. ओके, हाईली डिफिकल्टी, नॉट रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग थ्योरी, रिलेशनशिप फॉर्मुलेटेड. ओके, तो देखिए वैसे आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए और ई ओनली. प्लॉजिबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन होती है कि आप उसको थ्योरी की तरह एक्सप्लेन करो. तो चलो हम मान के चल सकते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर बेस्ड थी और हमारे पास हमें 3 स्टेटमेंट चूज करनी थी, तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ऑप्शन नंबर ए और आपने चूज किया ई, और इसमें से कोई भी जो रिलेट करती है वो है ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, तो आप कौन सा चूज करोगे? ऑप्शन नंबर डी. ऑलराइट, which of the following is the correct order of human needs as formulated in Maslow's hierarchy of needs? Maslow's hierarchy of needs. करेक्ट ऑर्डर करवा चुकी हूं मैं बहुत बारी. सबसे पहले क्या आएगा? फिजियोलॉजिकल नीड्स. देखिए सी कहां पे लिखा है, पहले यहां पे भी लिखा है, यहां पे कर, ठीक है. फिजियोलॉजी के बाद आता है सेफ्टी. सेफ्टी कहां पे है? ये 1 कर दिया आपने, उसके बाद सेफ्टी आ गया, सही है कि नहीं? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? और फिर लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए सी, उसके बाद बी. ठीक है, सबका आंसर यही आया कि नहीं आया? सी ए, सॉरी दिस इज द आंसर, सी. ये फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. आर वी गुड टू गो? नो, ए आंसर आया ना. इसको देखो, which is the correct sequence of tasks involved in the development of curriculum? curriculum, एक सेकेंड, यहाँ कितनी है? ए बी सी डी ई, ए बी. ओके फाइन, तो ये सीक्वेंस आपको बताना है करिकुलम के दौरान, सीक्वेंस फॉलो करेंगे. होगा, हो गया, ए हो गया, आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 55. तो आंसर आना चाहिए. हाँ हो गया भावना, वो तो मैंने लिख ही दिया था, लिख तो दिया था. हाँ हो गया ना. अब इसके ऊपर आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 55 एवरीवन. तो यहाँ पे ए और बी के अंदर आप लोग झगड़ा कर रहे हो. क्वेश्चन नंबर 55, बिल्कुल आंसर होना चाहिए बी. चेक कर लेते हैं. करिकुलम के दौरान सबसे पहले आपको असेस करने हैं नीड्स को, बिल्कुल सही, इसके अंदर भी है, इसके अंदर. उसके बाद आपको आपके गोल एंड ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, ठीक है. और उसके बाद क्या है, आपको ऑर्गेनाइज करना है कंटेंट को, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज लगानी है और लास्ट के अंदर इवैल्यूएशन करनी है. तो आपका आंसर बी आएगा. ठीक है ना. पहले कंटेंट चूज करोगे. साइंस का कंटेंट पढ़ाना है तो एक्सपेरिमेंटल मेथड, म्यूजिक पढ़ाना है तो करके एक्सपीरियंशियल या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से कराना पड़ेगा. तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा. इन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन. कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिजाइन, कॉम्पिटेंसी कौन सा होता है? जिसके अंदर प्रोफिशिएंसी आता है. चलो आप भी करो, मैं भी करती हूं. तो आपको कोई भी 3 चूज करने हैं. ओके, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देखो कहां पे है, उसी से ही आपका हो जाएगा. बहुत सिंपल. एब्सोल्युटली करेक्ट चेतना, वेरी गुड समरेश, एब्सोल्युटली. तो जब आप प्रोफिशिएंसी की बात कर रहे हो तो नॉर्मल सी चीज है कि यहाँ पे एबिलिटी इंप्रूव हो रही है. आप बच्चे को प्रोफिशिएंसी उसकी
अचीव पोटेंशियल जो है वो उसका अचीव करने में मदद कर रहे हो। और दूसरी बात ये है कि आप डोमेन स्पेसिफिक यानी कोई भी पर्टिकुलर टास्क है या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, कंटेंट है, उसके अंदर बच्चे को प्रोफिशिएंसी यानी कॉम्पिटेंसी अचीव करने में मदद कर रहे हो। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फॉर ट्रेनिंग इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूजिंग स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज मेड कॉन्टिंजेंट on making with or holding of a response in the presence or absence of cues. Here are your codes. मैं हिंदी में पढ़ना चाह रही थी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीच में रुक जाऊंगी। हाँ, मैंने आपको कॉल करना था मनु, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं थोड़ा सा फोन कॉल करके बुलाऊं आपको? हाँ, क्वेश्चन नंबर 57 एवरीवन। ठीक है, बी, सी और डी है ना, यही आ जाएगा। जब वो किसकी बात कर रहा है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, तो रिवॉर्ड लर्निंग तो नहीं होगा, एस्केप लर्निंग, पनिशमेंट लर्निंग, एक्टिव अवॉइडेंस आएगा या फिर डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट लर्निंग आएगा। तो क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर। कम ऑन क्विक एवरीवन, आई विल वेट सम मोर। अभी भी सी और डी में आप लोग कंफ्यूज हो, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा ना। जब आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हो तो एस्केप लर्निंग तो आएगा ही आएगा, पनिशमेंट लर्निंग भी आएगा ही आएगा, एक्टिव अवॉइडेंस भी आएगा, डिस्क्रिमिनेटेड तो नहीं आएगा ना, डिस्क्रिमिनेटेड तो नहीं आएगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है, कोई आप नेगेटिव चीज है या कोई भी पनिशेबल चीज है या कोई अच्छी चीज है उसको हटा रहे हो। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये होता है ना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में तो आप रिवॉर्ड देते हो, नेगेटिव में क्या होता है, कोई चीज उससे ले लेते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। Which of the following statements describe the major purposes of mental hygiene? Mental hygiene, learner learning process के अंदर mental health, mental hygiene का टॉपिक है, तो ये बताइए, चूज करिए, हम भी करते हैं। Question number 58 everyone, go for it. स्मिता, मैं एक्रोनिम वो फॉलो नहीं करती हूँ। ओके, ओके, ऑलराइट। तो इसके अंदर एलिमिनेट करना था आपको, हाँ, प्रमोटिंग बिटवीन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन अ ग्रुप, इसको काट दो। सैटिस्फैक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एस्टीम नीड्स, इनको एलिमिनेट कर दो। तो आपके पास कौन सा आएगा, ए, बी और डी। सही है, ए, बी और डी ऐसे आ गया आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट्स हैव बीन सजेस्टेड बाय एनसीएफ फॉर टीचर्स? Knowledge disbursed to knowledge owned, disciplinary to multidisciplinary focus, learners autonomy to teacher directions, teacher centric to learner centric, from four walls of classrooms to surroundings outside the classroom. Codes are here. NCF 2005 for teachers. Question number 59 everyone. Very good, Surya. Shout out goes to you. Absolutely correct. Yes, it should be B. Samresh, you also. Very good. Samresh, keep it up, okay? Knowledge disbursed to knowledge owned तो नहीं होगा. Disciplinary to multidisciplinary तो होगा ही होगा, ये सबको पता है ना, इसमें नहीं है तो इसको तो वैसे ही काट दो आप. Learners autonomy to teacher direction, तौबा तौबा, बिल्कुल भी नहीं. Teacher centric to learner centric होगा.
आपको क्या करना है, 4 वॉल्स ऑफ क्लासरूम्स टू सराउंडिंग्स, आपको जो लर्निंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो बनानी है। तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, ऑप्शन नंबर बी, डी और ई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन विच विल बी एसेंटेड बाय वेदांत फिलोसफी आर awakening of intelligence with all the 3 Qs, that is emotional quotient, spiritual quotient, vocationalization of education, inclusive education, reptilian leadership model, education for all। और आपके कोड्स हैं यहां पे, वेदांतिक एजुकेशन से रिलेट करके आंसर बताइए। एंड बहुत ही सिंपल है, एलिमिनेशन टेक्निक से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, वेरी गुड, प्रजुक्ता ने सही आंसर दिया है। आई विल गो विद दैट, जल्दी जल्दी, बिल्कुल। अवेकनिंग, ये तीनों की तीनों इंटेलिजेंस में फोकस करते हैं, तो ये तो वैसे ही इलिमिनेट हो गया। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जस्ट लेट इट बी, है ना, सबके लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल, देख लीजिए, ये इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है, इक्वालिटी फॉर ऑल, है ना, सबके अंदर ब्राह्मण है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सावित्रीबाई फुले is known for her contribution in which of the following areas? सावित्रीबाई फुले, कोड्स आपके पास नीचे हैं। पीस, आर्ट, विमेन एजुकेशन, एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, चाइल्ड केयर एजुकेशन। अब अगेन आपको स्ट्रॉन्गेस्ट जाना है, क्योंकि इसके अंदर 3 चीजों में उन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी और यहां पे सिर्फ 2 लिखी हुई हैं, तो गो विद द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। वेरी गुड, यस, इट विल बी एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, विमेन एजुकेशन, इसके ऊपर भी फोकस किया था इन्होंने, लेकिन यहाँ पे मांग मेहर जो कास्ट थी उनके लिए स्पेशल इन्होंने काम किया था, ठीक है, तो इसलिए हम चूज करेंगे डी के साथ, सी। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट दोज फैक्टर्स दैट हेल्प इन सोशल मोबिलिटी। इनमें से कौन से फैक्टर्स जो है वो जो सोशल मोबिलिटी होती है, यानी कि एक स्ट्रैटिफिकेशन, एक स्ट्रेटा से दूसरे स्ट्रेटा में जाने में मदद करता है। एजुकेशन, कास्ट, इनकम, ऑक्यूपेशन या फिर आपका रिलीजन, कोई भी 3 चूज करिए। क्वेश्चन नंबर 62 एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, सिंपल है, वेरी गुड, यस, इट शुड बी ऑप्शन नंबर डी। आपका एजुकेशन, आपका इनकम और आपका ऑक्यूपेशन, कास्ट और रिलीजन नहीं होगा। According to Shankaracharya, the internal means for getting salvation are what? विवेक, वैराग्य, समाधि या फिर श्रवण मनन निध्यासन। श्रवण मनन निध्यासन। क्वेश्चन नंबर 63, शंकराचार्य जी कौन थे? जिन्होंने वेदांत का कॉन्सेप्ट दिया। तो उनके हिसाब से आपको साल्वेशन तब मिल सकती है, बिल्कुल सही, जब आप श्रवण मनन निध्यासन, तो मैं बहुत बढ़िया से कहती हूँ, जब आप लोग बहुत प्यार से सुनते हो टीचर को, वो श्रवण ही है। मनन जब कॉन्टेम्पलेट करते हो, निध्यासन व्हेन यू एक्चुअली प्रैक्टिस दैट, व्हेन यू एक्चुअली फील दैट एंड एक्सपीरियंस दैट, निध्यासन। उप्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग? इनमें से सबसे जो लोएस्ट फॉर्म पे लर्निंग कौन सी है? इंस्टिंक्टिव, कंडीशनड, इंट्यूटिव या फिर इम्प्रिंटिंग? या फिर इम्प्रिंटिंग? अमित, ओम, विकास, आर वी गोइंग? यस वंदना, हम लोग टाइम मैच अप कर पा रहे हैं? आर वी मैचिंग अप विद द टाइम? वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड चेतना, यस वंदना, इट हैज टू बी इम्प्रिंटिंग। वेरी गुड, इम्प्रिंटिंग है ना, सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग यही होती है। आप कोई चीज देखते हो, उसको याद रह जाती है, उसकी छाप छूट जाती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है यूजीसी, नैक, केब, एनसीटी, क्वेश्चन आएगा इनके ऊपर 1000%, तो वैसे कुछ होता नहीं है, 100% आएगा इनमें से। यूजीसी, नैक, केब, फंक्शन ये है, बताइए। कोड्स आपके पास दिए गए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। बताओ, एक से ही हो गया? एक से ही हो गया? क्वेश्चन नंबर 65, वेरी गुड, वेरी गुड, एक से ही हो गया है ना। देखो बी के साथ 4 कहां लगा है?
चेक कर लेते हैं। यूजीसी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना, मेंटेन करना, बिल्कुल सही है। केब के लिए फॉर्म्युलेट करना पॉलिसी प्रोग्राम्स, बिल्कुल एडवाइजरी बॉडी है। और ये टीचर एजुकेशन यानी डी के साथ 3 लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बहुत सिंपल है ये। ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, cultural mode and dynamics of living of an ethnic group by becoming a member of that group is known as किसी, okay, I will read this only, okay, direct observation, participant observation, natural observation या फिर non participant observation। हाँ बिल्कुल प्रतिभा, नैक के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट, आप वहां पे जाओ, टीचर एजुकेशन एनसीटी के साथ जाओ, सिंपल है। तो आपको किसी का बिहेवियर बिल्कुल सही, आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन दे रहे हो, बिल्कुल सही। आप किसी भी ग्रुप को स्टडी करना चाहते हो, उनके कल्चरल मोड और उनके बीच में मेंबर जो बनते हो, मतलब आप पार्टिसिपेट करते हो, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एनी हाउ, मेरे को पता है आपको आंसर दिख गया, बट फिर भी करते हैं। बाय समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? असेसिंग द लर्निंग आउटकम्स एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, प्रमोटिंग स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, फॉर्मेटिव हो जाएगा। ऑगमेंटिंग स्टूडेंट मोटिवेशन, सस्टेनिंग इट, फॉर्मेटिव हो जाएगा। प्रोवाइडिंग फीडबैक, ये सारे के सारे फॉर्मेटिव के साथ हैं, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इन सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट आइटम, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टी लेवल इज प्रेफर्ड। जब आप एक टेस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर हम डिफिकल्टी इंडेक्स, मैंने अपनी क्लास में आपको समझाया था कि रिलायबिलिटी जब चेक करते हैं तो एक मेथड होता है, उसमें आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स भी लगाते हैं। तो ये आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें से जो नॉर्मल अचीवमेंट टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव, तो उसके अंदर डिफिकल्टी लेवल जो है वो कौन सा होना चाहिए, ये याद करना पड़ेगा मैम। बिल्कुल, ये थोड़ा सा याद करना पड़ता है, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। इसका आंसर कोई तो सही बता दे। ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहां पे हाई डिफिकल्टी लेवल नहीं पूछा है, वो बोल रहे हैं एक नॉर्मल टेस्ट बनाते हैं, तो नॉर्मल टेस्ट में ना तो ज्यादा बहुत डिफिकल्ट आइटम पकड़ोगे, ठीक है। आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स इसका नाम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन जो ना ही ज्यादा बहुत डिफिकल्ट है ना ही ज्यादा बहुत इजी है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन नंबर सी, 0.45, 0.65 एवरेज डिफिकल्टी लेवल। लेट्स कम टू दिस वन। Assertion है mean is the most frequently used measure of central tendency. Reason, the computation of mean is based on individual score of the sample. Come on, very quickly, question number 70. How much time we have? We have how many minutes? We have around, you can say 15, 25 minutes. Okay, 25 minutes we have. Let's see मेरा आप टारगेट पूरा करने में मदद करते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल सही, चेतना और उबेदा ने आंसर दे दिया है। जिनाब आपने भी, मीर आपने भी, शाउट आउट सूर्या, हिना, समरेश, निधि, ज्ञानी, मुन्मी, वेरी गुड, प्रजुक्ता, वेरी गुड, वैशाली, सबिता, वेरी गुड। यस, मीन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है, और स्पेशली मीन का मतलब होता है जो भी आपका डेटा सेट है उसमें हर एक वैल्यू को कंसिडर कर रहे हो, है ना, तो डेफिनेटली स्टेबल सी बात है। तो दोनों स्टेटमेंट भी सही है और जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, इसीलिए तो स्टेबल है। मीडियन में सिंगल डिजिट होता है, मोड में भी रेपिटेटिव होता है। तो चलो, ये थ्योरीज हैं और ये इनके प्रोपोनेंट्स हैं, मैच करिए। मेरे हिंदी के स्टूडेंट्स भी कर पाएंगे। एक मैराथन ले लीजिए आज। ये मैं क्या कर रही हूँ? हाँ, लड्डू खिला रही हूँ आप लोगों को। मैराथन नहीं है क्या ये? लड्डू खा रहे हैं यहाँ पे सभी। अच्छा, वन मोर। ओके 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 ओके, all right. So this was, I was wondering that what's wrong with you. Okay, so now I understand you. यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ना चीज़ें जो है वो अच्छे से होती हैं, तो एकदम। कल आपका एनालिसिस है, आपको पता है ना, 2 बजे आपका एनालिसिस करूँगी मैं कल, तो आपको अटेंड करना है वो कल, टुमारो वाला एनालिसिस। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, क्या आंसर आ रहा है आपका? आप दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए, चेक कर लेते हैं।
ठीक है जी, आपका यहां से ही हो गया होगा, गिलफोर्ड से ही हो गया था, ठीक है, सिंपल एज इट इज। मल्टीपल इंटेलिजेंस लगा लीजिए गार्डनर, इमोशनल इंटेलिजेंस लगा लीजिए गोलमैन। तो आई थिंक ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब ये थिंकर्स हैं और इनकी दी हुई किताबें हैं, मैच करो। अच्छा, मैं आपको ना एक और चीज बताती हूँ, आई डोंट नो ये हमारे पे अप्लाई होगी या नहीं होगी। स्पेशली अभी कल हिस्ट्री का पेपर हुआ था, तो बिकॉज आई ट्राई टू कीप नॉलेज ऑफ क्या हो रहा है, तो क्रोनोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं पूछी गई है। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी काफी पूछी जाती है, तो अभी मुझे आई एम नॉट हैविंग टू मच ऑफ द थॉट कि हमारे क्रोनोलॉजी पे ज्यादा फोकस होगा, बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने, अगर आपको याद हो, मैंने हमारे पेपर से पहले सभी का एनालिसिस किया था, जितने भी पेपर हुए थे, अभी तो 2 ही हुए, तो उसके अंदर भी यही बोला है कि क्रोनोलॉजी पे इतना ज्यादा फोकस। इंग्लिश का पेपर हुआ है, मैं बताती हूँ, और हिस्ट्री का हुआ है, और दोनों ही की स्टूडेंट्स जो है, मतलब जो मैंने उनसे रिव्यू लिया है, वो यही है कि क्रोनोलॉजी बेस्ड इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, ना इंग्लिश के अंदर जो कि लिटरेचर है, और हिस्ट्री के अंदर भी। तो आई डोंट नो whether we will have that or not this time. Okay, all right, question number 72, आंसर क्या आ रहा है? डी। बहुत ही सिंपल था, सीधा ये मैच किया, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। हाँ, टैगोर के साथ क्या किया? होम एंड द वर्ल्ड, औरोबिंदो, लाइफ डिवाइन, स्वामी विवेकानंद, वर्तमान भारत। यस, प्रबुद्ध भारत ऑल्सो एंड वर्तमान भारत ऑल्सो। एनी हाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन? आई नो आपको आंसर जो है वो दिख गया, ठीक है। इनकरेक्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होती है? जो एक डेटा सेट है उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो कैसे अरेंज किए हुए हैं। क्वार्टाइल डिविएशन, रेंज स्टैंडर्ड डिविएशन है, सैम्पलिंग एरर जो है वो नहीं है, पता है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर आईसीएफ मॉडल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिसेबिलिटीज? आपके कोड्स यहां पे है, आईसीएफ मॉडल में इनमें से कौन कौन सी चीजें जो है वो इंक्लूडेड है इन पांचों में से? अगेन स्टूडेंट्स, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, वेटिंग फॉर आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, very good Amit, shout out goes to you, absolutely correct. Chetna, watch it again, watch it, it has to be B बच्चे। body function, participation or involvement in all areas of life, and environmental factor, funding और policy frame थोड़ी ना आएगा ICF मॉडल में, ये तीनों आएंगी ना अमित, वेरी गुड। और रिलायबिलिटी कोफिशिएंट कैनॉट बी नेगेटिव, एक रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 0 से 1 उसकी रेंज होती है। स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट है, नेगेटिव रिलायबिलिटी मीनिंगलेस होती है, सेल्फ कोरिलेशन है, या फिर इट डज नॉट मेजर डिफरेंट थिंग्स। तो नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? ये नेगेटिव, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 75, मीर, नेगेटिव रिलायबिलिटी मतलब ma'am, we are going to remember you, I am going to remember you guys. Last night many students know I was responding to their messages, I hardly slept, and I also know that even today it's going to be a little difficult for me. हाँ, कल जाके नींद आएगी, तो I am with you guys, trust you me. You give your paper and imagine each of my student when they go give, my heart pounces, I pray, so it's mutual. तो आप लोग कह रहे हो ऑप्शन नंबर ए और सी, अरे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां मत करो। रिलायबिलिटी क्या होती है? एक टेस्ट है, उसी के क्वेश्चंस का उसी से कोरिलेशन देख रहे हो, पैरेलल फॉर्म है तो भी एक ही सब्जेक्ट से बनाए हुए हैं, तो क्यों होगा नेगेटिव? अगर आप 10 क्वेश्चंस बनाते हो, उन्हीं का ही आपस के अंदर कोरिलेशन निकाल रहे हो, तो वो क्यों होगा नेगेटिव? सेल्फ कोरिलेशन है। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन हायर एजुकेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मेरे हिंदी के स्टूडेंट मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। एंग्जाइटी नहीं रखनी है बिल्कुल मीर, बिल्कुल भी नहीं, बस मुझे इतना समझ लो कि प्रियंका मैम ने बस इतना बोला है कि कुछ मर्जी हो जाए, बैलेंस लूज नहीं करना। बैलेंस लूज करोगे तो जो आता है वो भी नहीं आएगा। पहले इसको फिनिश करते हैं, फिर हम कल की बात करेंगे, ठीक है। कल की थेरोपेटिक टॉक्स करेंगे आफ्टर द सेशन। द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो होती है हायर एजुकेशन में, वो किसका एग्जाम्पल है?
स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी, कॉन्टेस्ट, कल्चरल मोबिलिटी या फिर ज्योग्राफिकल मोबिलिटी? तो बच्चे कह रहे हैं कल्चरल मोबिलिटी। ये देखिए जरा, कोई है जो कि कुछ और आंसर देना चाहेगा? क्वेश्चन नंबर 76, कल्चर, स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सबरीन, शाउट आउट गोज टू यू। Yes, it is sponsored mobility, not culture. Culture के बेसिस नहीं, sponsored mobility, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको रिजर्वेशन, आपको कितनी अटेंडेंस माफ होती है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसे कितनी कितनी चीजें। एक बार पेपर देके आना, फिर मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है? स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी है ये। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस इन जनरेटिंग अ ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। ये कोड्स हैं। ग्राउंडेड थ्योरी कैसे करोगे, उसकी सीक्वेंस बताओ। हाँ जी, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 77, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 77 एवरीवन। ध्यान से करो, सब ऑप्शन बी। ओके, 77। Manu, I missed it. Yes, Prajakta, well done. Smita, yes. It should be option number D. ठीक है? पहली बात ये कि आप ये डिसाइड करोगे ना बच्चे कि सैम्पलिंग कैसे करनी है और डेटा कलेक्शन कैसा करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर वेरिएबल तो बाद में आता है। कैटेगराइजेशन, कंपैरिजन भी किसका करोगे? पहले डेटा कलेक्ट करोगे उसका। तो यहाँ पे सबसे पहले ही ऑप्शन नंबर 2 आना था, यहीं से आपका आंसर हो जाना था। जब तक आप डेटा कलेक्ट नहीं करोगे, कैसे कोडिंग करोगे, कैसे कोर वेरिएबल को आइडेंटिफाई करोगे? आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे सबसे पहला ही यहीं पे नीडिंग सैंपल डिजाइन आना था, फॉलोड बाय आप कोडिंग करते हो, मेमोइंग करते हो, फॉलोड बाय उसके बाद कांस्टेंट कंपैरिजन, कैटेगराइजेशन, कंपैरिजन, इसको कांस्टेंट कंपैरिजन भी कहते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हो कोर वेरिएबल जो थ्योरी को बनाता है, और फिर आप लास्ट के अंदर क्या करते हो? वेरीफाई करते हो थ्योरी को। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी गिव्स एम्फोसिस ऑन। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो है वो किसके ऊपर एम्फोसिस देती है? सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ, स्टाफ मोटिवेशन, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, इन सर्विस एजुकेशन, स्टाफ रिक्रूटमेंट। क्वेश्चन नंबर 78 एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 78 है ना? मजेदार क्वेश्चन है। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, हमने फटाफट फिनिश करना है बेटा। कौन आंसर दे रहा है? ये प्रजुक्ता। प्रजुक्ता, आप तो बिल्कुल नए स्टूडेंट हो, कहाँ से आए हो? एक्सपर्ट लग रहे हो मुझे बिल्कुल, या फिर आप छुप छुप के पढ़ने वालों में से हो? मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमें जीआरएफ मिलने के बाद बोलते हैं मैम हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे, बट हम साइलेंट लर्नर्स होते थे। तो आप कह रहे हो तो मुझे भी देखना पड़ेगा ये, ठीक है? स्टाफ मोटिवेशन, कैपिटल थ्योरी, ओके। इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो 3 तो होगा ही होगा। इन सर्विस एजुकेशन, यस। 2 और 4 देखो कहाँ पे हैं भाई। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, ठीक है? मैंने कैसे किया है? मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ इसको देख के, ठीक है? 2 और 4 ये बीच में आ गया इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन, 3 और 4, और इसके साथ आपका आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? कैसे किया ये? किसके ऊपर सबसे फोकस है? देखो 2 कहां पे है और 4 कहां पे है? 2, 3, 4, सॉरी 3 एंड 4, और 3, 4 कहां पे है? 3 और 4 सिर्फ यहां पे है, और आप स्टाफ मोटिवेशन इसके साथ लगाओगे। डिड यू सी? ओके, हाँ रेनू आप भी नहीं, आपको समझ में आया? आई जस्ट होप। मैंने भी, देखो हमें तो इतना पता है ना, ये तो है ही है, ये तो है। 3 और 4 तो हमें पक्का पता है। अब देखो 3 और 4 कहाँ लगा है, राइट? 3, 4 यहां लगा है। अब आपको चूज करना है 2 के बीच में और 5 के बीच में, स्टाफ रिक्रूटमेंट या स्टाफ मोटिवेशन। स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी को चूज करोगे, ठीक है? 3 और 4 के साथ जाके 2 और 5 के बीच में आप कॉम्पीट करोगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है। While preparing a budget, which of the following points are considered to be mandatory? कोड्स थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि
We have 15 minutes left and 20 questions to do. Question number 79 everyone. तो जब हम बजट की बात करते हैं तो हम उसके अंदर क्या क्या मैंडेटरी चीज, तो ये सबके सब इंपॉर्टेंट है, सबके सब इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या नहीं होगा, ठीक है, मैंडेटरी इन ऑब्जेक्टिव्स इंस्टीट्यूशन के हैं या नहीं है, तो ये चीजें भी हैं, ये स्पेशली है, लेकिन मैंडेटरी में ये तीनों सबसे पहले आएंगे। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। Which of the following features explain the cause of dependent origination in Buddhist philosophy? यानी कि प्रत्युत संपदा के बारे में बात कर रहे हैं। आपके कोड्स यहां पे आराम से पढ़िए और आंसर करिए। प्रत्युत संपदा की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, उसके बारे में क्वेश्चन है ये। या ये आपके नीचे ऑप्शंस हैं, कोई भी आपको 3 स्टेटमेंट्स को चूज करना है। कम ऑन, MS I guess. Yes, your answer is absolutely correct. Your answer is absolutely correct. I'll tell you how. Everything in the world is conditional. Okay, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल अपीयरेंसेस बीइंग रिलेटिव हैव नो रियल ओरिजिनेशन। सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन संसार एंड निर्वाण। एक्चुअली में क्या बोलते हैं, दैट एवरीथिंग इज फॉल्स, एवरीथिंग इज फॉल्स। जो आप देख पा रहे हो एवरीथिंग इज फॉल्स, राइट। तो सबसे पहले तो ये जब रिलेटिविटी की बात आती है, ऑल ये तो आपको पता है प्रत्युत संपदा आ गया। आप देखिए 1 और 5 कहां पे है, 1 और 5 यहां पे है। फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन संसार एंड निर्वाण। मान के चलो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, नथिंगनेस। तो यहां पे 2 आपके साथ जुड़ जाएगा। आप किसके साथ गए थे, ऑप्शन नंबर 1 के साथ, 5 के साथ। देखा यहां पे है, 2 को आप समझ लिए और आपको वीक ऑप्शन भी लगा, तो यू हैव टू सिलेक्ट इट। ओके, द फर्स्ट कमेटी टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर विमेन एजुकेशन वाज। सो स्टूडेंट्स कल भी ऐसा दिमाग लगाना है, समझ रहे हो, जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिलॉसफी के आएंगे तो ऐसा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शंस चूज करो और फिर उसको मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 81, राधा कृष्ण कमीशन। अरे भाई, दुर्गा भाई देशमुख कमेटी, दुर्गा भाई देशमुख कमेटी विमेन एजुकेशन पे उन्होंने सबसे पहले काम किया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो जल्दी करेंगे। हाँ, मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था। मेरे हिंदी के स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, इसका हिंदी मेरे पास नहीं है अभी। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो किस चीज में हेल्प करती है, सैंपल सिलेक्शन, हाइपोथेसिस जनरेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या फिर नन। मेरे हिंदी के स्टूडेंट्स आप कर सकते हो डिडक्टिव रीजनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। गायत्री, शाउट आउट गोज टू यू। प्रदीप, टू यू टू, वेरी गुड। हाइपोथेसिस जनरेशन है ना, आप क्वांटिटेटिव रिसर्चेस के अंदर लगाते हो और हाइपोथेसिस फ्रेम करते हो, तो वेरी गुड, डिडक्टिव रीजनिंग लगती है। यही नहीं, जब आप डेटा को एनालिसिस करते हो तब भी डिडक्टिव रीजनिंग लगती है। चलिए, टेस्ट विद लार्जर नंबर ऑफ आइटम्स हैव हाई रिलायबिलिटी। ईच टेस्ट आइटम एड्स टू टेस्ट रिलायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 83, एक टेस्ट है, उसके अंदर अगर ज्यादा क्वेश्चन है तो चांसेस है कि उसकी रिलायबिलिटी भी ज्यादा होगी, और एक एक टेस्ट आइटम रिलायबिलिटी को इंप्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर 83, ध्यान से करो। तो उबेदा को, प्रतिमा को शाउट आउट जाता है एंड समरेश को। बिल्कुल ये गलत है बेटा। जितनी ज्यादा आपका कोई टेस्ट बनाते हो उसके अंदर जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, चांसेस हैं कि उस टेस्ट की उतनी रिलायबिलिटी होगी। लेकिन ये थोड़ी ना है कि भैया 10 क्वेश्चन का टेस्ट है, चलो मैं 11वां डालता हूं इतना और बढ़ेगा, 12वां डालता हूं इतना इतना और बढ़ेगा, 13वां डालता हूं क्वेश्चन, ऐसे 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 थोड़ा ना होता है। हो सकता है एक क्वेश्चन आप बहुत कमजोर बना दो,
सपोज 10 क्वेश्चन का टेस्ट है, आपने 11th क्वेश्चन बना दिया, बहुत वीक है, वो इसकी भी रिलायबिलिटी खराब कर देगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। कॉन्करेंट वैलिडिटी कोफिशिएंट्स आर जनरली हायर देन प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कोफिशिएंट। रीजन है, दिस डज नॉट मीन द टेस्ट विद हायर वैलिडिटी कोफिशिएंट इज मोर सुटेबल फॉर अ गिवन पर्पस। क्वेश्चन नंबर 84, थोड़ा सा अब दिमाग का दही वाला क्वेश्चन आया है तो घबराना नहीं है। कॉन्करेंट वैलिडिटी थोड़ा सा प्रिडिक्टिव से स्ट्रॉन्गर माना जाता है। रीजन है, इसका मतलब ये नहीं है कि हायर वैलिडिटी कोफिशिएंट जो है वो हर सूटेबल। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली चेतना समरेश जनाब, वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली। कॉन्करेंट वैलिडिटी जो भी प्रेजेंट, बेटा प्रेजेंट रिलेटेड चीज कॉन्करेंट चेक करिए, प्रेजेंट विल ऑलवेज बी मोर हेवियर एंड मोर सुटेबल और या फिर डिपेंडेबल एज कंपेयर टू प्रिडिक्टिव, क्योंकि वो फ्यूचर है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। और इसका मतलब सिंपल सी चीज है, एक्यूरेसी। वैलिडिटी क्या होता है? एक्यूरेसी। एक टेस्ट जो है वो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, नीट के स्टूडेंट्स को दे दो, बेशक आपका टेस्ट बहुत वैलिड है, वो उनको सूटेबल नहीं होगा, है ना। हम बोले भाई हमारे नेट की जो वैलिडिटी है वो तो बहुत स्ट्रांग आई थी, लेकिन बट दैट टेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी सूटेबल फॉर अ स्टूडेंट हु इज अपियरिंग इन द नीट एग्जाम और द कैट एग्जाम। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए, टाइम पे खत्म करना है हमें आज सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैचिंग? इनमें से कौन सी करेक्ट मैचिंग नहीं है? बहुत, और स्केल को लेके क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, देख लीजिएगा, स्केल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। चलो बताओ। बताइए। क्वेश्चन वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। इंटरवल जो हाइट है ना, जिस तरह अगर वेइंग स्केल जो होता है वो 0 पे है, जब उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ा है, उसी प्रकार से कोई हाइट वाला स्केल है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो ऑप्शन नंबर सी, यहां पे इंटरवल नहीं, यहां पे क्या आना चाहिए? रेशियो आना चाहिए। चलिए, द पाथवे टू लिबरेशन इन बुद्धिज्म कॉन्सिस्ट्स ऑफ, the pathway to liberation in Buddhism consists of, students I'll request you, समझ रहे हो ना, focus on the पढ़ाई, focus on the question. Yes, very good everyone, come on. So Surya has given the right answer, absolutely. अष्टांग मार्ग है ना, 8-fold path, उसको मैं आपको बहुत बारी करा चुकी हूँ, वीजा एलईएमसी से याद कर लीजिएगा। तो देखिए कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी जल्दी। अब आ जाओ इसके ऊपर। स्टेटमेंट 1, टू इम्प्रूव प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, द एस्पिरेंट्स फॉर टीचिंग प्रोफेशन शुड बी स्क्रीन्ड फॉर देयर एप्टीट्यूड इन टीचिंग। फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर टीचर्स शुड बी रेगुलराइज्ड टू इम्प्रूव प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। कम ऑन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Question number 87. Come on, I am so. अरे रेमिता, फोकस फोकस, भाव नहीं देते। वंदना, फोकस ना, फोकस। Come on. All right, very good. Shout out Surya goes to you and to Obeda and to Mir and to Remita. Pratima, absolutely. देखिए, प्री सर्विस में मतलब जैसे कि आप लोगों का अभी हो रहा है, ठीक है ना, नेट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, देख रहे हैं कि आप हायर एजुकेशन के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। प्री सर्विस, अगर आप सीटेट का एग्जाम ले लेते हो तो वो क्या है? एक तरह से प्री सर्विस टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट है। फैकल्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम तो इन सर्विस के लिए होता है ना, जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, तो यहां पे इन्होंने प्री सर्विस का है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। As the alpha level becomes more stringent, goes from 0.05 to 0.01, the power of statistical test decreases.
And statement 2 is saying a directional hypothesis leads to more power than a non-directional hypothesis. Yes, come on everybody, good going. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, करवाया हुआ है मैंने पहले. All right, go for it. Statement. Oh, okay. Come on. We have 5 minutes and we have 12 questions. Damn. Question number 88 का आंसर आप लोग कह रहे हो ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. अल्फा लेवल जो है पावर स्टैटिस्टिकल डिक्रीज होती रहती है ना, आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है. जब आप 99 टाइम्स किसी चीज को बोल रहे हो तो वो क्या है, 95 से हायर है, और उसको डिसअप्रूव करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपके टेस्ट की पावर डिक्रीज होगी, है ना. तो ये आंसर बिल्कुल सही है. और डायरेक्शनल, अगर आपको पता चल गया कि आपका जो डायरेक्शन क्या है, किस तरफ जाएगा, तो आपके लिए इजी हो जाता है. तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल सही है. NCT was established by an act of parliament in which of the year? So I'll tell you something, guys. When you ignore, they get the best response, okay? When you ignore, you get the best response. Yes. All right, come on, quick everyone. Some more noise in the chat box. Very good, absolutely correct. ये जो एक्ट था ये 1993 में आया था, 1995 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी. चलो, when the findings of an experimental research are generalized to target population, the research possesses what? जब एक रिसर्च जो होता है उसकी जो फाइंडिंग्स है वो जनरलाइज हो जाती हैं पॉपुलेशन पे, उसे क्या कहते हैं? आई डोंट नो, आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ द स्टूडेंट, बट आज क्लास शुरू होने से पहले मैंने सुबह आपको मैसेज कर दिया था कि मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगी, है ना? ठीक है, 1 second, I'll just message the team. One second, I will. All right, we have done. All right. Yes. तो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल वैलिडिटी. इसे कहा जाता है एक्सटर्नल वैलिडिटी. एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है? जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लेते हो ना, उसको पॉपुलेशन के ऊपर क्या करते हो? लगाते हो, जनरलाइज करते हो, तो उसे क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल वैलिडिटी. ठीक है. और इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? ट्रू कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंप्रेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं. सो स्टूडेंट्स, आपको पता है ऐसी चीजों से क्या समझ में आता है? ऐसी चीजों से समझ में आता है दैट जेलस पीपल कैन गो टू नो लिमिट्स एजुकेशन को डिस्टर्ब करने के लिए. और अक्लमंदी क्या होती है? अपनी पढ़ाई पे फोकस करो. ये फ्रॉथ होती है. फ्रॉथ समझते हो? झाग. तो झाग के ऊपर ध्यान नहीं देते, झाग के नीचे जो पानी होता है उस पर ध्यान देते हैं. ठीक है, चलिए. The value commended by existentialism is, chalo, very quickly everyone. Good going, my intelligent students, you're performing well. हाँ जी, existentialism किस बात पे फोकस करता है? ऑथेंटिसिटी के ऊपर. देखो, लिबरेशन के ऊपर भी बात करता है, सेल्फ रियलाइजेशन, हार्मनी ऑफ, अगर सेल्फ नेचर की बात करें, वो कहते हैं बी जेन्युइन. सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यही है ना, आप अपनी सब्जेक्टिविटी, अपने इमोशंस को समझो, है ना? तो आंसर क्या यहां पे सही होगा? आपकी ऑथेंटिसिटी, बिल्कुल सेल्फ रियलाइजेशन इसी में ही है कि आप अपनी आइडेंटिटी जो है उसको पहचाने.
The concept of pratyut sampada, that nothing happens without a cause, is one of the central principles of question number 93. अभी हमने किया, इसका आंसर क्या होगा? Come on, अभी हमने किया ना? Very good, yes, Buddhism. चलिए, Hinyan school of Buddhism emphasizes on individual salvation, welfare of the group, two truths of Samvitrai and Paramartha, and Trikyavad. Hinyan welfare of the group में बात करता है, वो तो महायान करता है, वो महायान करता है. 5 मिनट. हाँ, क्या बात कर रहे हो? क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन नंबर ए. Hinyan talks about individual salvation. Mahayan talks about collective salvation. Okay. Okay. Question number 94, everyone. You got the right answer? Yes, it is individual salvation. Which competency is needed in a leader to navigate a difficult conversational situation to a meaningful learning conversation? एक लीडर जो है वो बात कर रहा है और बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशन हो रही है, तो उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए इसमें से क्या क्या रिक्वायर्ड है? सोशल इंटेलिजेंस, लॉजिको मैथमेटिकल, मल्टीपल लैंग्वेज, मैनिपुलेटिव स्किल्स. I still remember I did this question with you a few months back and you people were baffled. You people were baffled about the answer. Yes, come on. Question number 95, everyone. Very right. Absolutely. It will be social intelligence. It will be social intelligence. Because of social intelligence, you will manipulate through the situation. याद रखना, आप manipulate करोगे situation को, but आप manipulate तभी कर पाओगे अगर आपके पास social intelligence है. अब यहाँ पे spiritual मत मान लेना इसको. Which of the following statements are attributed to Marxism? School socialize children and also prepare them for adult role. School as an institution contributes to the development of social cohesiveness. Education cannot remain neutral. School is a disciplinary institution based on surveillance creating docile bodies. इनमें से चूज करो. सो मेरे हिंदी वाले स्टूडेंट्स, अगेन इसकी मेरे को लगता नहीं मेरे पास हिंदी ट्रांसलेशन है, सो ट्राई करिए इसको समझने की कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मार्क्सिज्म से रिलेट करती है. ऑल राइट, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. देखिए, मार्क्सिज्म जो है वो फोकस करता है सोशल कोहेसिवनेस के ऊपर, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन आप ये मत भूलो कि वो क्लास इंटरेस्ट की भी बात करते हैं. वो बात करते हैं कि नहीं, जो पीपल हु आर एलीट, पीपल हु आर वेरी वेरी रिच, दे सेंड देयर वर्ड्स टू एलीट स्कूल्स. सो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होती है या नहीं होती है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट होती है. तो यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी. एजुकेशन न्यूट्रल नहीं रह पाती बिकॉज ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट. Which education commission advocates for residential type of training institutes for all students? Come on. I know we have crossed 3 minutes. Come on, that's okay. Our aim was 440, right? So we have crossed 443. 5 बजे तक का टाइम है, बट जल्दी कर लेंगे. Very quickly, 97. The answer is 97. Kothari Commission. Anyone with a different answer? Anyone with a different answer at this time? The answer is option number D. NP 1986, especially when I talk about JNV Vidyalayas. The answer has to be option number D, not option number A. Elementary school teachers, heads of school complexes, instructors of non-formal and adult education are given training and orientation by diets.
एडल्ट एजुकेशन सेंटर, एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस या फिर सर्व शिक्षा अभियान? क्वेश्चन नंबर 98, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को कौन ट्रेनिंग देता है? यस, जेएनवी की बात की गई थी. Diets, right? Absolutely correct. Very good. And who gave the concept of diets? NP 1986. For an organizational change to be successful, what is essential? Motivation of employee, decentralization of power, monitoring progress made, या फिर support of the society? Support of the society. Question number 99, everybody. For an organizational change to be successful, organizational change जब होती है तो आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है. जब भी कोई चीज होगी आप उसकी मॉनिटरिंग करोगे रेगुलरली. ठीक है. फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी सक्सेसफुल, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प करती है, बट कई चेंज होती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी नई शिक्षा नीति है, वो चेंजेस ला रही है, इंप्लीमेंटेशन हो रही है, तो रेगुलर चेक्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे? यूनिवर्सिटीज को बोला जा रहा है अपनी वेबसाइट पे अपडेट करो, राइट? तो यहां पे मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है. इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज कंसर्न्ड विद, इंटरैक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज कंसर्न्ड विद प्लानिंग तो नहीं आएगा, इवैल्यूएशन भी नहीं, स्क्रीनिंग भी नहीं, प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट वैसे भी आप इसका आंसर देख चुके थे. सो दैट्स अबाउट इट. लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द क्लास. सो हम लोग सिर्फ 6 मिनट ओवर गए, इनफैक्ट 5 बजे तक का टाइम था. ठीक है. नॉर्मली हमारे 3-3 घंटे तक सेशंस जाते हैं, तो आज हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए. ऑलमोस्ट यू कैन से 1.46 नहीं बोलूंगी, 43 बोलूंगी, क्योंकि शुरू के 2-3 जो मिनट्स होते हैं वो तो ऐसे ही चले जाते हैं, राइट? तो आपने आज क्या किया मेरे साथ? प्रॉपर पावर टेस्टिंग की है, प्रॉपर पावर टेस्टिंग. तो माय so I hope you enjoyed the class. I hope you found the questions nice. Tomorrow we will meet at 2 PM for the analysis. ठीक है. एनालिसिस होना है कल कितने बजे? 2 बजे शार्प हमारे चैनल के ऊपर. और एक चीज याद रखना, tomorrow when you are going to give the paper, always remember one thing. आपने इस दिन का कितने महीनों से तैयारी की है, पूरी मेहनत डाली है, अपनी तरफ से आपने बेस्ट किया है. And the kind of presence you have showed in today's class has given me that, feeling that yes, my students are going to do well. Because so many of you appeared in the test today shows your dedication. And when you are on this platform, stress free रहो, क्योंकि आप में से majority, there are so many students who are not even aware of this. So you are availing the opportunity. You have done your best. Tomorrow, the only thing that you can do, बता सकते हो? Comment section में बताओ. इस टाइम पे the only thing that you can do, and tomorrow also, टाइम से पहले पहुंच जाना, वाटर बॉटल अपने पास रखना, एडमिट कार्ड अपने पास रखना, फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, पेन आपके पास हमेशा होना चाहिए. आपका सीबीटी मोड में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. टाइम से पहले पहुंच जाना. ऑल राइट. एनीथिंग विच इज इन योर हैंड, पता है इस टाइम पे क्या है? द ओनली थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ इज स्टे काम. जितना पेपर मुझे लगता है मॉडरेट लेवल का आएगा, मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का, जो अभी तक जितने 2 पेपर हुए उसके हिसाब से बता रही हूं. तो इवन इफ रिमेंबर माई 50s to 30s to 20 का रूल. yes, definitely. So always remember that 50 plus 30 plus 20 का रूल. हमेशा 20 क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो आपको अटपटे लगेंगे, उनके लिए तैयार रहना. ठीक है. 20 वाला तो ये तो आता ही है, हमने इसके ऊपर फोकस करना है, आपका आराम से हो जाएगा. द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज स्टे काम. अपना बैलेंस बना के रखना, जितना आता होगा उतना करके आना. अगर घबरा गए तो जितना आता है उतना भी नहीं कर पाओगे. ओके. सो स्टे काम. I'll definitely pray for you and come up और बताना फिर मुझे कि आपका पेपर जो है कैसा आया. ओके. पेपर 1. एक मैं फाइनल चीज मैं आपको बता रही हूं.
पेपर 1 में 65 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आई एम टेलिंग यू वेल इन एडवांस। कल के लिए कुछ चीजें आप ध्यान रख लीजिए, जो मैंने आपको पानी वानी बताया वो तो ठीक है। पेपर 1 में अगर आपने 65 मिनट से ऊपर लगाए तो आपका पेपर 2 गया। रिमेंबर दिस। सो इफ आपको पेपर 2 जितना मर्जी अच्छा आता हो, लेकिन अगर 66 मिनट लगा तो आपका पेपर 2 हैम्पर हो जाएगा, वो ध्यान रखिएगा। ऑलराइट। और पेपर 1 में घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कॉम्प्रीहेंशन आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, कम्युनिकेशन आता है, हायर एजुकेशन आता है। अगर डीआई नहीं भी आता तो भी उसको इट्स ओके, बट यू नो दीज 5 यूनिट्स विच आर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। सो हैव फेथ इन योर सेल्फ। चेतना, मेरे को लगता है पेपर 1 कर लेना चाहिए पहले। जो सीक्वेंस चल रही है वैसे करो तो इजी रहता है। अगर आप, ठीक है, बाकी जैसे आपको सही लगता है, टाइम से पहले पहुंच जाना और शांत रहना। Yes, 60 to 65 minutes, 66 minutes, and remember my words, you're gone for paper 2. Okay, everyone? Chalo. Take care of yourself. I will try to connect with you in the evening. Bye bye. Bless you all. All the best. Done?